आज का हमारा इस पत्रकार वार्ता का विषय भी जो मानसून के कारण, बारिश के कारण जो हिमाचल प्रदेश में जान माल की क्षति हुई है, वही संदर्भ आपके सामने आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, 30 जून की रात को वो दौर एक तरह का प्री मानसून का था, लेकिन एक रात इतनी भयानक रही बारिश के कारण, विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला में जो क्लाउड बर्स्ट का जो केंद्र रहा, उसके कारण भारी जान माल की क्षति हुई। एक ही रात में मंडी जिला के अंतर्गत 42 लोगों की जिंदगी चले गई। और उसमें इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि मंडी जिला के अंतर्गत भी प्रमुख रूप से सराज विधानसभा क्षेत्र, करसोग विधानसभा क्षेत्र, नाचन विधानसभा क्षेत्र और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र प्रभावित हुए। और ये क्लाउड बर्स्ट का रूप इस प्रकार से शायद कभी भी हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिला। क्लाउड बर्स्ट लगभग 12,000 फीट की हाइट पर, 10,000 फीट की हाइट पर, 13,000 फीट की हाइट पर, 11,000 फीट की हाइट से जो जिस प्रकार से इरोजन हुआ उसके कारण, और वो क्यूमुलेट होते हुए बढ़ते बढ़ते जैसे आगे बढ़ता गया और तबाही करता गया। अगर 42 लोगों की जिंदगी का मैं जिक्र करूं, उनमें से बहुत सारी संख्या अभी तक मिसिंग है। उसमें 29 लोग सराज विधानसभा क्षेत्र के हैं, जिनमें से 8 लोगों के शव बरामद हुए हैं, बाकी के शव अभी बरामद हुए नहीं। जिंदा रहने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। और इसी तरह से नाचन विधानसभा क्षेत्र एक ही गांव से 9 लोगों की जिंदगी चली। और नाचन विधानसभा क्षेत्र में अगर डेड बॉडी की रिकवरी हुई है तो वो 4 की हुई है। और इसी तरह से करसोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 लोग बह गए थे, 1 व्यक्ति की उसमें डेड बॉडी रिकवर हुई। नाचन विधानसभा क्षेत्र के 4 लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र में रह रहे थे, जिनकी जिंदगी चले गई। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये बारिश का दौर उस वक्त बढ़ता जा रहा था, जल स्तर बढ़ता जा रहा था नदी नाले में, बहुत सारे लोगों की डिस्ट्रेस कॉल मुझे आई। भयानक दृश्य उनके सामने था। गोद में बच्चे लेकर के खिलाते हुए भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। और जहां भी हमारा कम्युनिकेशन उस रात को लगभग 10:30 बजे से 12 बजे तक हो पाया, हम सभी जगह एक ही बात कहते रहे कि घर छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर निकलने की कोशिश करो। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि यह दौर लगभग 10:30 बजे के बाद नुकसान का ज्यादा शुरू हुआ रात की। कहीं अगर ये इम्पैक्ट जो है वो बारिश का, बरसात का, उस जल स्तर का रात के 1 बजे 1:30 बजे के बाद आता तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी चले जाती, क्योंकि उस वक्त बचाना उनको संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी
मैंने कहा कि 42 लोगों की जिंदगी एक रात को ही चले गई। मेरी संवेदनाएं उन परिवारजनों के साथ है जिनमें अपने परिवार के सदस्य हुए, चाहे वो सराज विधानसभा क्षेत्र के हैं, जो नाचन विधानसभा क्षेत्र के हैं, चाहे वो हमारे करसोग विधानसभा क्षेत्र के। मैंने कहा कि 4 विधानसभा क्षेत्र में इसका इम्पैक्ट रहा, सराज, नाचन, करसोग व धर्मपुर। और इसके अलावा पूरे हिमाचल प्रदेश में भी जिनकी इस बरसात के मौसम में जिंदगी गई, आज मुझे जानकारी मिली है कि चंबा में भी 2 लोगों की जिंदगी गई है। मेरी संवेदनाएं उनके प्रति भी है। मैं 1 तारीख को दोपहर बाद यहां से निकला, मंडी पहुंचा, रास्ते सारे अवरुद्ध थे, जाना संभव नहीं था, रात को मंडी रुकना पड़ा। और जैसे मैंने बताया कि रात के 12:30 बजे लास्ट कॉल जो मेरी एक टीचर के साथ हुई थी, मेरे गांव के करीब है उनका घर, बक्साड़ के पास, और बात करते करते ही उनका फोन कट गया, क्योंकि उसके बाद सारे कम्युनिकेशन की सारी व्यवस्थाएं जो है वो ठप हो गई। और उनका यही कहना था, घर में पानी घुस गया है, हम परिवार के लोगों को उठा करके यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, घर का एक हिस्सा टूट गया है। और वो लास्ट कॉल थी। उसके बाद मैंने कोई 20 जगह ट्राई किया फोन करने की, क्योंकि रात को 1:30 बजे तक हम सो नहीं पाए, लेकिन कहीं से बात हो जाए, लेकिन बात करना संभव नहीं था, क्योंकि सारा संपर्क टूट गया। और जब मैंने कहा कि 2 तारीख को मंडी, जब सुबह हम सोचने लगे कि क्या किया जाए, तो हमने उचित समझा कि जहां तक गाड़ी जाती है वहां तक गाड़ी में जाएंगे। एक मशीन हमने गाड़ी से आगे लगाई, जितना वो रास्ता क्लियर कर सकती थी गाड़ी निकालने के लिए, उस तक हम उसके माध्यम से गए। आगे का रास्ता फिर हमने छोड़ करके, गाड़ी छोड़ करके पैदल शुरू की। मैंने कोशिश की, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उस विधानसभा क्षेत्र का, जिस विधानसभा क्षेत्र का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है, पिछले 28 वर्ष में उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, इस दुख की घड़ी में मुझे उनके साथ होना चाहिए। मैं चलता रहा, जहां जहां से रास्ता निकल पाया वहां से, और कई किलोमीटर की यात्रा मैंने लोगों के बीच पे पहुंच करके पूरी की, उनके दुख सुख में शामिल होने की कोशिश की। और जब मैंने ग्राउंड जीरो पर वो हालात देखे, तो मुझे भी एहसास नहीं था कि इस प्रकार का नुकसान हुआ है। आमतौर पर बरसात में सड़कें टूट जाती हैं, कुछ घर चले जाते हैं, नाले तूफान पर आते हैं, नुकसान होता है, लेकिन मैंने कभी भी अपने जीवन में इस तरह की कल्पना नहीं की थी कि वहां जो 30 साल के अपने राजनीतिक जीवन में उस विधानसभा क्षेत्र की सेवा करते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने खड़ा किया था, चाहे रोड्स का, वाटर सप्लाई स्कीम्स का, पावर सप्लाई का, और डेवलपमेंट के अदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, दूसरे प्रोजेक्ट्स थे, उनमें से बहुत सारे वो इतिहास का हिस्सा रह करके यादों में रह गए। था ही नहीं। 16 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो हमने अपने हाथों से शुरू किया था, पावर प्रोजेक्ट, अगर उस साइट पे जाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता कि प्रोजेक्ट भी है। जो गांव की एक एक गली हमने पक्की की थी, कच्चे रास्ते हुआ करते थे, पक्के रास्ते किए, आने जाने के लिए सड़कों का इंतजाम किया, पुल बनाए वहां पर, वो गांव ही वहां गायब थे, गांव ही नहीं थे। घरों की तो बात छोड़िए। सचमुच में जीवन का ऐसा एक अनुभव जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। न जाने कितने लोग रोए होंगे, कितने लोग सदमे में हैं। अभी भी उन लोगों को सदमे से बाहर निकालना बहुत कठिन है।
जहां संपर्क करने की कोशिश की मैंने मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी को मैंने हालात की जानकारी दी कि इस त्रासदी को आप सामान्य एक बारिश के कारण हुए नुकसान के रूप में ना देखें, तो भयंकर एक तरह का प्रलय हुआ है। और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से भी निवेदन किया, 9 दिनों के पश्चात मुख्यमंत्री जी का आना हुआ। एक बार वो पहले भी गए थे, लेकिन रास्ते सारे टूटे थे, हेलीपैड से उतरे और हेलीपैड से ही वापिस उनको आना पड़ा, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं था। और उसके साथ में 9 दिनों के बाद नड्डा जी भी आए, उन्होंने भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। और जब दौरा किया तो स्वाभाविक रूप से जब ग्राउंड पे जमीन स्तर पर इन्होंने जो हालात देखे, उस हालात को देख करके इन्होंने जो अनुभव किया कि ये बहुत बड़ी तबाही है। अगर मैं सारी चीजों का जिक्र करूं तो मुझे लगता है कि वो बहुत लंबा वक्त लगेगा। मैंने गृह मंत्री जी से बात की, डिफेंस मिनिस्टर से बात की केंद्र में, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर थे, उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन पीएमओ के साथ हमारा संपर्क लगातार रहा। बहुत सारे इलाके में हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन पहुंचाने की व्यवस्था करने की हमने कोशिश की। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मूव हुई, सीआरएफ की टीमें मूव हुई लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और उसके साथ राहत सामग्री पहुंचाने के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन उसके बावजूद जहां त्रासदी का इंपैक्ट था वो इतना मैसिव था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इस तरह से कौन सी चीज होनी चाहिए। लेकिन जो भी समझ में आता रहा, वहीं पर हम फैसले करते गए और उस फैसले के अनुसार हम आगे बढ़ते गए। मैं सबसे पहले अपने पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। प्रदेश के नेतृत्व के साथ जब हमने बात की, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब बैठक की स्टेट की, मैंने अपील की कि इस वक्त बहुत बड़ी मदद की आवश्यकता है, और मदद के लिए हमारी पार्टी खड़ी हुई। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए टारगेट दिया, राशन किट, बर्तनों की किट, तरपाल, पहनने के कपड़े, सोने के कपड़े, यानी कि बिस्तर, और उसके साथ साथ में जो सामान, जो जरूरत का सामान जो भेजा जा सकता था, जहां से भी भेजा जा सकता था, वो भेजने का प्रयत्न हुआ। और मैं इसके लिए पार्टी नेतृत्व का, पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और उनके साथ साथ सारी हमारी पार्टी की सारी टीम का धन्यवाद करता हूं। लगभग 6000 से ज्यादा राशन की किटें आई, और लगभग 1000 से ऊपर जो है बर्तनों की किट्स वहां पर पहुंची, जहां बर्तन घर चले गए लोगों के, बचा ही कुछ नहीं। जो कपड़े पहने थे उन कपड़ों में, और उसमें बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, एनजीओ का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया है। वहां खासतौर से जो शुरुआती तौर पर जो नुकसान हुआ, उस नुकसान के बाद जो रिलीफ का जो हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके लिए अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं तो जिक्र में ये कहना चाहता हूं कि अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में जो अभी इस बारिश के कारण जो नुकसान का जायजा जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक आंकड़ा भेजा है 1235 करोड़ रुपए का, जिसमें 1235 करोड़ में से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान इस एक रात में हुआ है। सराज विधानसभा क्षेत्र, नाचन विधानसभा क्षेत्र, अशोक और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र। मेरे विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात कहूं, लगभग 500 घर, 500 हाउसेज जो है फुली डैमेज्ड हैं, जिनका नामो निशान नहीं है ही नहीं। और लगभग हमारे वहां पर जो पार्शली डैमेज्ड हैं,
जिसको कह सकते हैं, वो नंबर भी 700 से ज्यादा है। 700 हाउसेज जो है पार्शली डैमेज है। लोग शरण लेकर के कम्युनिटी शेल्टर होम में ठहरे हुए। कम्युनिटी शेल्टर होम का मतलब जो अस्थायी व्यवस्था है, यानी कि स्कूल के भवन में, महिला मंडल के भवन में, युवक मंडल के भवन में, सामुदायिक भवन जो हमारे वहां पर होते हैं, और उसके अलावा रेस्ट हाउसेज में, रेस्ट हाउसेज के अलावा रिश्तेदारों के घर में, लोगों के घर। ये स्थिति अभी तक भी है, क्योंकि उन घरों में जाने की स्थिति में नहीं है। अगर घर बचे हैं तो रहने के लायक नहीं। लगभग 1000 जो हमारा पशुधन इस बारिश के उस दौर में चला गया। एक ही रात 108 भेड़ बकरियां एक ही परिवार की चली गई। 1000 से ऊपर जो एक पोल्ट्री फार्म था, वहां से मुर्गे चले गए। वो अलग से ये बड़ा कौन सा अलग ही वो मुर्गों वाले में गिना नहीं, लेकिन पशुधन जिसमें गाय विशेष तौर से, बैल, भेड़ बकरियां, ये नुकसान वहां पर हुआ है। जो असेसमेंट को अगर हम कहें तो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपीज का डैमेज जो है वो सीधा एक ही डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को, लगभग 100 से ज्यादा पैदल पुल, 18 मोटरेबल ब्रिजेस वॉश आउट होकर चले हैं। 2 पुल मेरे विधानसभा क्षेत्र के उस इलाके में बचे हैं, क्योंकि इस रेडियस का, इसका जो रेडियस लगभग 50 to 60 किलोमीटर इस इम्पैक्ट रहा इस क्लाउड ब्रस्ट का, उस एरिया की मैं अगर बात करूं। अभी तक पूर्ण रूप से हमारा जीवन वहां अस्थायी रूप में चल रहा है। यानी कि जीवन का मतलब रोड कनेक्टिविटी पूर्ण रूप से अस्थायी है। बीच में खुलती है, बीच में बंद हो जाती है। और जंजैहली आज कट ऑफ हो गया, क्योंकि रोड का एक पोर्शन कुथार के पास टोटली वॉश आउट हो गया। उसके कारण वहां की आगे की जो है जाने की व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से बंद हो गई। आईपीएस डिपार्टमेंट है, जल शक्ति विभाग का लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का डैमेज अभी तक आकलन किया है। जिसमें 260 स्कीमों में से 240 स्कीमें डैमेज हुई है, बुरी तरह से डैमेज हुई है। रोड नेटवर्क सिर्फ जंजैहली तक जो है, जंजैहली से छतरी तक अस्थायी रूप से है। पानी की व्यवस्था वैकल्पिक की गई है। वाटर सप्लाई स्कीम लगभग 30,000 पॉपुलेशन का पूरा एरिया अभी तक भी सिर्फ और सिर्फ जो बरसात का पानी है, उस बरसात के पानी को कहीं से जोड़ करके उपलब्ध कराया गया है। नहीं तो स्कीम जो है टोटल वॉश आउट हो पड़ी है। ये स्थिति वहां पर पानी की है। और जो 42 पंचायतें जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो इम्पैक्ट के दायरे में ज्यादा आई है, उसमें से अभी भी बहुत सारी पंचायतें जहां अभी टेम्परेरी, अभी 2 दिन पहले टेम्परेरी पावर सप्लाई दी गई है, अस्थायी। बहुत सारे इलाके, पखरैल पंचायत का इलाका बिना बिजली के है। मेरे सुराग का इलाका, सुराग पंचायत मेरी होम पंचायत है, उसका इलाका बिना बिजली के है, बिना पानी के है। जैसला का इलाका, बागाचनों का इलाका, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक पावर सप्लाई हो नहीं पाई, क्योंकि संभावना पुल, ये जो खंबे जो है बह करके चले गए हैं, तारे है ही नहीं, बिल्कुल भी ये एक स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने प्रयत्न करने की कोशिश की। जब हम खुद वहां पर बैठ करके मुख्यमंत्री जी से बात किए, तो विभाग को आदेश मिलने के पश्चात काम
करने के लिए जो है वो थोड़ा तेजी करने की आग्रह किया गया, उसमें गति आनी चाहिए। अभी तक भी मुझे लगता है कि जो व्यवस्था है वहां पर उस तरह से नहीं है जिस रूप में होनी चाहिए। सबसे बड़ा डैमेज हमारे लिए वहां पर यह हो गया कि 5-5 बीघा जमीन सेब के पेड़ों की लदी हुई फल के साथ जो है वो 2-2 किलोमीटर दूर चले गए। 300-300 प्लांट, 500-500 प्लांट, 100-200 प्लांट तो आम बात है, वॉश आउट होकर के चले गए, जिसके कारण जो है वो बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी तरह से हमारे इस इलाके में विशेष तौर से हमारा कांडा बक्सियार से पीछे लेकर के जंजैली तक का एक नया प्रयास किया था, जिसमें हमको सफलता हासिल हुई थी। फ्लोरिकल्चर, बड़े स्केल पर फ्लोरिकल्चर का काम चला था और बहुत क्वालिटी का फ्लावर, जहां से 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े शहरों में, पूरे देश भर में जाता था। देश में ही नहीं, देश के बाहर वो पॉलीहाउसेस पूरी तरह से डैमेज हुए। उसका आकलन करने के लिए बहुत वक्त लगेगा, बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। जिस तरह से हमारे एप्पल एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा मेजर हिस्सा वहां पर था, उसी तरह से फ्लोरिकल्चर का भी हमारा मेजर हिस्सा जो है वो तबाह हो गया। ऑक्सीजन वेजिटेबल, मटर, गोभी, दोनों तरह की बंद गोभी, फूल गोभी और उसके साथ ब्रोकली, ये सारी बड़े स्तर पर वहां पर पैदाइश होती थी इसी इलाके में, जो बिल्कुल तबाह हो गई। कुल मिलाकर के अब आज की तारीख में अगर हम कहें जो नुकसान हुआ उसका भरपाई करने के लिए इट विल टेक इयर्स टुगेदर। मुझे लगता है कि काफी लंबा अरसा लगेगा। मैं जब विधानसभा पहली बार पहुंचा उस वक्त भी पैदल चलना पड़ता था मेरे विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उस वक्त रास्ते थे पैदल चलने। और आज 30 वर्षों के इस दौर के पश्चात सड़कें जो बनाई थी वो तो रही नहीं, लेकिन जो पैदल चलने के रास्ते हुआ करते थे वो भी रहे। खच्चरों के चलने के रास्ते हुआ करते थे वो भी रहे नहीं, क्योंकि पूरी तरह से वो डैमेज हुए हैं। और इसलिए बहुत बड़ा संकट हमारे सामने इस प्रकार का जो है वो आने वाले समय में सारी चीजों को लेकर के किस प्रकार से करना है। मैं इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि मैं आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ मैंने बातचीत की और आदरणीय नड्डा जी के साथ बातचीत की। नड्डा जी तो हमारे इस इलाके में दौरे में भी आए, अनुराग ठाकुर जी भी आए, और वहां जब गृह मंत्री जी से बात हुई तो मैंने कहा था कि जो टीम असेसमेंट के लिए जो आती है, जो केंद्र सरकार की ओर से IMCT जिसको बोलते हैं कि जो टीम आती है, तो इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम जिसको बोलते हैं, आमतौर पर वो बरसात इस तरह से डैमेज होने के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद असेसमेंट के लिए आते हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो 20 दिन के अंदर अपना दौरा करके पिछले दिन चले गई। मैं भी उस दौरे में साथ में रहा और सचमुच में उन्होंने भी इस बात को अनुभव किया कि ये नुकसान बहुत ज्यादा है। और ये नुकसान सिर्फ एक बरसात का नहीं है, ये कई दशकों के लिए इसका इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ की जो मिट्टी का इरोजन हुआ है, ये स्टेबल होने में इट विल टेक इयर्स टुगेदर, बहुत साल लगेंगे इसको स्टेबल होने में। और हर बार बरसात में हमारी चिंता ये है कि ये चलता रहेगा, नुकसान होता रहेगा। ये उनका एक इनिशियल एक कहना, एक असेसमेंट का कहना है। और मैं इस बात के लिए भी गृह मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा विशेष तौर से। इस तरह की जो हमारी जो ये फ्रीक्वेंसी और जो इंटेंसिटी नेचुरल डिजास्टर की जो चल रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, पिछले कल ही आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने
एक मल्टी सेक्टोरल टीम को कॉन्स्टिट्यूट करके हिमाचल प्रदेश में इसका रीजन, इसको स्टडी करने के लिए बात कही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वो टीम भी आए। और पिछले कल भी जो हमारी जो टीम हिमाचल प्रदेश में जो जिसका मैंने जिक्र किया, जो IMCT की जो हमारी टीम आई थी, उनके सामने मैंने कहा कि आप तो आकलन करने के लिए आए हैं, आकलन तो आप करेंगे ही, लेकिन मेरा आप सबसे इस बात के लिए भी आग्रह है कि ये सारी चीज बार बार क्यों हो रही है और हिमाचल प्रदेश में हो रही है। और हमारे इस इलाके में 2023 में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था। जो थुनाग का एरिया है, जंजैहली का एरिया है, बक्सयार्ड का एरिया है, और अब की बार भी इस सारे क्लाउड बर्स्ट का, फ्लैश फ्लड का अगर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था तो इसी इलाके। मैं देख रहा हूं कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र का कांडा है, कांडा एक जगह का नाम है, वहां से पीछे इसका डैमेज आ रहा है, जिसमें बक्सयार्ड है। शरण गांव पूरी तरह से खाली करके शरण ले करके दूसरी जगह, ये गांव पड़ता है, बहुत बड़ा गांव है, उसमें रहने के हालात नहीं रह गए। 3 जगह से उसका पानी है। और उस तरह से बक्सयार्ड में मेरा एक अनुसूचित जाति का गांव जो पूरा का पूरा जो है इस वक्त जो है वो शिफ्ट करके दूसरी जगह रह रहा है, खुनागी का गांव, मेरी पंचायत का। मेरी मुराग पंचायत के अंतर्गत सुरा गांव है, जहां जाना ही मुश्किल, मैं भी नहीं जा पाया। मुझे इस बात को लेकर के दुख है। और यहां वहां राशन का संकट, राशन आर्मी के जवानों के माध्यम से पहुंचाया, युवा मोर्चा के हमारे साथियों के माध्यम से पहुंचाया, और वहां के लोगों को बुला करके जो मदद पहुंचाई जा सकती वो मदद पहुंचाने का हमने प्रयत्न किया है। तरपाल गिरा, पशुधन के लिए चारा नहीं रह गया, जो चारा गाह होते थे वो पूरा का पूरा जो है, यानी कि जिसको घासन बोलते हैं हमारे, वो पूरी वॉश आउट हो गई, घास का तिनका नहीं रह गया और वहां पहुंचाना मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार के हालात वहां पर बने हुए हैं। और उसी के बाद आगे थुनाग का तो मैंने आपको बताया कि थुनाग में तो तबाही इस कदर हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। लगभग 200 के करीब जो दुकानें हैं, जो दुकानें अब रिपेयर करने की स्थिति में नहीं रही है। मेरे सब डिविजनल हेडक्वार्टर है ये, वहां इस तरह का इम्पैक्ट हुआ है। और उसके पीछे एक हमारा पखरैर पंचायत पड़ती है। उस पखरैर पंचायत का डेजी गांव पड़ता है, जिस गांव में एक ही जगह से 11 लोगों की जिंदगी चली गई। 11 लोग मिसिंग है, एक भी नहीं गया। थुनाग में 6 लोगों की जिंदगी गई, 6 में से एक आदमी की जिंदगी डेड बॉडी मिली, बाकी की नहीं मिली। पंगलियो तो हमारा नाचन विधानसभा क्षेत्र जिसका जिक्र किया, वहां 4 लोगों की डेड बॉडी मिली है, वो भी जाकर के देहरा में मिली, देहरा और जोगिंदर नगर में, बाकी डेड बॉडी नहीं मिली। कसो का भी मैंने जिक्र किया। इस प्रकार का ये सारा इसमें ये रहा है। और सारे हमारे लिए अब चिंता का विषय है। एक पार्ट में तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब किया आप सबके सामने। कुल मिलाकर के हमारे छतरी के इलाके में भी इम्पैक्ट आया है और पूरे सराय विधानसभा क्षेत्र की ज्यादातर पंचायतें प्रभावित हुई है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, ये है कि वहां सेब की फसल जो बची है वो तैयार है, लेकिन मार्केट पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं रह गया। जो सड़कें थी वो सारी अवरुद्ध पड़ी है, टूटी पड़ी है। और बहुत साल पहले जब लोग खच्चरों के अलावा पीठ पर लेकर के जो है वो अपना सेब अपना मार्केट तक पहुंचाते थे, सड़क तक पहुंचाते थे, अब उससे भी खराब स्थिति है, क्योंकि खच्चर के चलने के रास्ते रहे हैं, पैदल चलने के भी रास्ते रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता है। हमारी दूसरी बड़ी चिंता यह है कि वाटर सप्लाई स्कीम टोटल जो वॉश आउट हुई है, विभाग के लोगों के साथ जब हमारी मीटिंग हुई, उनका कहना है कि बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि 8-8, 9-9 किलोमीटर की पाइप्स जो है वो बिल्कुल मिसिंग है ही।
मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी 19 नंबर वाटर सप्लाई स्कीम थी, लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम थी, 150 करोड़ रुपए की। उसका सब कुछ जो है वो नीचे जहां से उसको लिफ्ट किया था, वो सारा का सारा जो है वो वॉशो फुली ऑटोमाइज थी, तो यानी कि पूरा ऑटोमेटिक जो चलती थी, एक टेबल पर जो है वो लैपटॉप से चलती थी साइज में। 29 पंचायत उसके अंतर्गत कवर थी, और जो पॉपुलेशन लगभग 60,000 पॉपुलेशन उस स्कीम के अंतर्गत जो है कवर होती थी, वो स्कीम है ही नहीं। अब हमारे आने वाले समय के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि बरसात के मौसम में अभी डिपार्टमेंट की ओर से पानी को कहीं से भी कनेक्ट करके पानी दे दिया गया है, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने के बाद जब बरसात खत्म होगी तो पानी का बहुत बड़ा भयंकर संकट होगा। और खासतौर से जिन इलाकों में सड़क भी नहीं रही, टैंकर के माध्यम से भी पानी नहीं पहुंचा सकते हैं, और वाटर सप्लाई स्कीम को रिस्टोर करना बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसके साथ अगली चुनौती हमारे सामने वो जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि 2 महीने के बाद सर्दी का मौसम शुरू होगा। अभी जो लोग शेल्टर होम में रह रहे हैं, शेल्टर होम का मतलब जो टेम्परेरी शेल्टर होम है, ऐसा नहीं है कि कोई कंस्ट्रक्टेड ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है कहीं भी, वो जहां ठहरने की जगह, उनका क्या होगा, वो कहां ठहरे। और ये बहुत बड़ी, मैंने कहा कि 500 फैमिलीज, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से भी बात की है, मैंने और संस्थाओं के माध्यम से भी बात की है, उनके विशेष तौर से मैंने आग्रह किया कि अगर संभव हो सके तो जो कम्युनिटी शेल्टर होम का हमको प्लान करना चाहिए, सरकार जमीन दे, वहां पर कम्युनिटी शेल्टर होम की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तुरंत बनाया जाए, ताकि वहां उन लोगों को ठहराया जा सके। कम्युनिटी टॉयलेट, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था भी वहां पर हो, जहां बड़े बड़े गांव उन लोगों के लिए व्यवस्था हो। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर काम करेगी। हमने प्राइवेट सामाजिक संस्थाओं से भी, एनजीओ से भी बात की है, और कुछ लोगों के साथ हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस काम को करते रहते हैं CSR के अंतर्गत कंपनी, वो उसमें मदद करें। इसके लिए भी मैं निवेदन किया। एक और निवेदन का विषय था जिसको लेकर के आप सबके माध्यम से मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि मदद की आवश्यकता है, और मदद आप दीजिए, आप दे रहे हैं, लेकिन मदद में पारदर्शिता हो, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अगर कोई भी आदमी गलत तरीके से इस आपदा का लाभ लेने की कोशिश करे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इन सारी चीजों को लेकर के गंभीरता से विचार करे, और खासतौर से मैंने इस बात के लिए सामाजिक संस्थाओं से आग्रह किया है कि आप डायरेक्ट जिसको मदद कर रहे हैं, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है, आप मदद करें, लेकिन मदद सब लोगों तक पहुंचे। दूर दराज के इलाके में भी जो लोग, जिनके घर चले गए हैं, जिनकी जमीन चले गई है, जिंदगी चले गई, उन परिवारों को भी पहुंचे, और वहां पहुंचना उनको थोड़ा कठिन हो रहा है। और उसके लिए मैं एक जरूर बात कही है कि अगर वो कोऑर्डिनेशन में हमसे सहयोग मांगने की बात करें, हमारे पास वो सूची है प्रभावित परिवारों की, जिनकी जिंदगी चले गई, उनके परिवारों की भी है, जिनके घर पूर्ण रूप से डैमेज हुए, उनकी भी है, पार्शली डैमेज घरों की, वो भी हमारे पास है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी है। अगर आप उनको मदद करना चाहते हैं, सामान के रूप में आपने डट करके, खुल करके मदद की है, लेकिन अगर आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह संस्थाएं चेक के माध्यम से उन लोगों के अकाउंट पर पैसे, उसमें हम मदद कर सकते हैं कि सूची आपको उपलब्ध करानी। अगर आपको आने में कठिनाई है तो आप नाम के बिना चेक अमाउंट के साथ
भर करके दे सकते हैं। और जिन जिन लोगों को हमको लगता है कि पात्र लोग हैं, इनकी मदद होनी चाहिए, उन लोगों का नाम डाल करके हम वो चेक उनको पहुंचा करके उनकी मदद करने का रास्ता निकालेंगे। एक साफ सुथरा दूर है और उसे करके हमारे जिन संस्थाओं के साथ बातचीत हुई, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर इस बात को सुझाव को आगे किया, स्वीकार भी, उन्होंने मदद की, चेक लाए और वही बैठाया, हमने बैठा करके नाम भरे, उन एक गांव के लोगों को उनको बुलाया, मदद उनके जो है वो चेक के माध्यम से करने का हमने एक रास्ता खोला है। मुझे लगता है कि साफ सुथरा तरीका है। बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग तरह से मदद कर रही हैं, मदद की जरूरत है, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन इसमें मदद में भी ईमानदारी बहुत आवश्यक है। एक और मैंने आप सबके माध्यम से अपील की कि जो ऐसे लोग जो हमारे लिए इस संकट की घड़ी में मदद कर सकते हैं, जिनके पास मशीनें हैं, जेसीबी है, पोकलेन है, टिप्पर है, इस प्रकार के हैं, क्योंकि सरकार प्रयास तो कर रही है। जो लेवल वहां पर डैमेज का जो स्केल है वो बहुत ज्यादा है। इन सड़कों को रिस्टोर करने में साल लग जाएगा, सालों लग जाएंगे, और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लेकिन मेनली अभी तक फोकस है कि जो मेन रोड है उनको हम रिस्टोर कर पाए, उनको चलने लायक ना। ऐसी सूरत में मैंने कहा कि जो दानी सज्जन हमको मदद करना चाहते हैं, अपनी जेसीबी अपने खर्चे पर, अपनी जेसीबी तेल के खर्चे पर, जिसके लिए हम तेल के पैसे वहां के स्थानीय लोगों से, किसी दानी सज्जन से बोल करके हम बोल दें कि तेल डालो और उसके बाद उस मशीन को चलाओ। और मुझे इस बात की खुशी है, लगभग 1.5 दर्जन जेसीबी पोकलेन अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में उस आग्रह पर सड़कों को खोलने में लगी है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है, उनके अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ हमने कहा कि सड़क ठीक तरह से बने, वो सारी चीज के लिए आप काम करें, लेकिन बहुत सारी मदद उस रूप में भी मिल रही है। और अभी भी मेरे इस बात के लिए आग्रह है आप सबके माध्यम से, अगर कोई और भी इस तरह से मत, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा रिस्टोर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जहां बिजली नहीं मिली अभी तक, वहां बिजली पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर यानी कि तारें पहुंचाना, पोल पहुंचाना, वहां बहुत बड़ी, ट्रांसफार्मर पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक सड़क नहीं पहुंची तब तक के लिए वो कठिनाई है, इससे हमको बहुत बड़ी मदद मिली। और इसके अलावा वहां खासतौर से जहां सड़क पहुंचेगी तो वाटर सप्लाई की स्कीम, जो पाइपें हैं उनको पहुंचाने में भी हमको मदद मिलेगी। नहीं तो 20-20 किलोमीटर की स्कीमें, 25-25 किलोमीटर की स्कीमें जो है उनको वहां पर पाइपें पहुंचाना, उठा करके, ये बहुत कठिन कार्य है। इन सारी चीजों के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये हमने सुझाव के रूप में बात कही है, और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद मैंने उनसे कुछ चीजों को लेकर के कहा कि केंद्र में आप बात रखें। मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, गृह मंत्री जी से मिलना हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना हुआ था, खैर गडकरी जी से भी मिलना हुआ था, और उन्होंने बात रखी है। और बहुत जल्दी मैं भी प्रयत्न करूंगा। मैं 20 दिनों के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र से पिछले कल शाम को पहुंचा। सबसे पहले आपसे ही मुखातिब हुआ हूं, सबसे पहले आप सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। मैं अपने क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को आपके सामने साझा किया है। अफसोस मुझे इस बात को लेकर के होता है कि कुछ लोग इस घटना को ऐसे मान रहे हैं कि सामान्य घटना है। ये बहुत उसी तरह की घटना है जो बरसात के दौरान सब जगह होती है। इस घटना को, इस त्रासदी को बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के सब साथियों के साथ इस पीड़ा को साझा किया है, और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में चुनौती हमारे सामने बड़ी होगी, कठिनाई होगी, लेकिन उसके बावजूद हम फिर से खड़ा करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र को। प्रभावित इलाके चाहे नाचन के हैं, कसों के हैं, चाहे वो धर्मपुर के और प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी, जहां जिस तरह से हम लोगों के बीच में जाकर के काम कर सकते हैं,
काम करने की हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, ये जो मदद पीएमओ के माध्यम से, जो डायरेक्शन के माध्यम से वहां से जिस तरह से हमको मिलती रही, उसके लिए आभार गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी का, और हमारे प्रदेश की पार्टी के संगठन का जिन्होंने बहुत बड़ी मदद की है। अभी तक मैं देख रहा हूं जो इन काइंड जो वहां पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन लोगों ने दिया है, इन काइंड यानी कि सामग्री के रूप में, ये 7 करोड़ से कम नहीं है। 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद पार्टी की ओर से और सामाजिक संस्थाओं की ओर से हमारे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक प्राप्त हुई है। इन काइंड, जिसमें राशन, जिसमें बर्तन, जिसमें कंबल, जिसमें गद्दे, जिसमें गैस के कनेक्शन, जिसमें सारी जीवन की सारी चीजें, इस प्रकार की बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। जब पीड़ा के उस दौर में गांव में जाकर के लोगों के साथ साझा किया तो रोंगटे खड़े करने वाली बातें हैं। और मीडिया का भी मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने भी हमारी पीड़ा को साझा करने के लिए बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई। बहुत सारे मीडिया के साथी ग्राउंड जीरो पर भी वहां पर हालात को देखने के लिए भी पहुंचे। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, संभव हो आप सब भी थोड़े वक्त के बाद थोड़ा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रिस्टोर हो जाए, आने जाने का थोड़ा ठीक हो जाए, तो आप भी आकर के वहां की हकीकत को, ग्राउंड जीरो की, उसको आप देखें। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने उस क्षेत्र को बड़े नजदीक से देखा है, क्या कारण आपको लग रहा है? क्या ये क्लाइमेट चेंज का असर है या फिर जो विकास हो रहा है और पहाड़ों को जो है बेतरतीब ढंग से काटा जा रहा है, वो एक रीजन है? देखिए, मैं इस बात को अभी तक असेस नहीं कर पा रहा हूँ। आमतौर पर बरसात के कारण नुकसान, बारिश के कारण नुकसान होता रहा है। कुछ जगह सड़कें टूट जाती थी, कुछ जगह घर को नुकसान होता था। लेकिन ये अब की बार की ये त्रासदी कुछ अलग तरह की है। इसको सही मायने में इसको स्टडी करने की आवश्यकता है। आप कल्पना करिए कि क्लाउड बर्स्ट 12,000 की फीट पर हाइट पर होता है। इरोजन वहां से शुरू होता है जहां ना सड़क है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्डअप किया गया है, लेकिन पूरा का पूरा पहाड़ आ गया। नाले में बरसात में पानी आता था, ये समझ में आता है, लेकिन पूरी जो धारे हैं, जिसको धारे बोलते हैं वहां अपनी पहाड़ी भाषा में, जो पहाड़, वो पूरे पहाड़ जो है जहां नाला भी नहीं है, वो सारे के सारे जो है स्लाइड करके इरोजन के साथ जो है वो नीचे बह करके चले गए। तो ये सब कुछ बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए इसको स्टडी करना, क्लाइमेट चेंज एक इम्पैक्ट डेफिनेटली उसका होगा ही, लेकिन और क्या चीजें हैं जिसको स्टडी करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है इस पे जाने की जरूरत है। सर, कम्युनिटी रिस्टोरेशन की आपने बात की है, सीएम ने भी कहा है कि हमारे पास जगह कम है, फॉरेस्ट लैंड में एक्वायर करना पड़ेगा, उसके लिए केंद्र से बात करनी पड़ेगी। तो आपसे भी आग्रह किया है कि केंद्र से बात करें ताकि रिस्टोरेशन के लिए वहां पर कम्युनिटी वो बनाया जा सके। देखिए, इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी त्रासदी के वक्त मैंने उचित नहीं समझा बोलना। उस त्रासदी के दौरान उनको पॉलिटिकल माइलेज लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पहली बात उन्होंने कही, जिस राज्य में नुकसान हुआ है, जयराम को जाना चाहिए, 10 दिन के लिए वहां पर बैठना चाहिए। और आपकी ही माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, मैं 10 दिन नहीं 20 दिन बैठूंगा। 20 दिन लोगों के बीच में रहा, 20 दिन के बाद आऊंगा। मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और मेरा भावनात्मक रिश्ता है भाई, मेरे पूरे प्रदेश के साथ भी है। लेकिन जिन लोगों के साथ जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा, जिन लोगों ने अपने घर बनाने के लिए सारी जिंदगी लगा दी, आज वो घर नहीं है, उनको उस बात की पीड़ा है, स्वाभाविक वो सदमे में है। और जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र को बनाने के लिए जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लगाया। आज जो हमने बनाया था वो वहां पर जो है वो इस तबाही के दौर में जो है बर्बाद हुआ है, इस त्रासदी में। तो स्वाभाविक रूप से मेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता।
लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का जिक्र नहीं करना चाहिए था। रेवेन्यू मिनिस्टर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी होना चाहिए, जिम्मेवारी के साथ बात करनी चाहिए। इस त्रासदी में नुकसान हुआ है, उन परिवारों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। किस तरह का बयान वो दे रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, जिस प्रकार से कि जब अपने पर आई तो मालूम पड़ा। मेरा पूरा प्रदेश है, ठीक है, मैं सराज विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूं। किन्नौर में त्रासदी हुई, हम किन्नौर में गए। सिरमौर में त्रासदी हुई, हम वहां गए। चंबा में त्रासदी, हम वहां गए। आप रेवेन्यू मिनिस्टर होकर के भी आपने एक बार भी उचित नहीं समझा कि भी हम बात करें, राहत कैसे वहां पर पहुंचानी है, मदद कैसे करनी है। जयराम ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। हम उनकी चिंता करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, जितना हो सकता है। हमने जीवन को पाया, वहां पर करेंगे। लेकिन क्या सरकार का दायित्व तो नहीं है? क्या सरकार किस प्रकार से बात करेगी? क्या मालूम पड़ा? क्या उनको इस बात को लेकर के आनंद की अनुभूति हो रही है कि 42 लोग एक रात को जिंदगी जिनकी चले गए, इस पर इसके आनंद की अनुभूति हो रही है? ये प्रश्न है जिन प्रश्नों का उत्तर सरकार को देना होगा। और मैं तो इस बात को कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम ऐसे मंत्रियों के ऊपर थोड़ा तो पूछना चाहिए कि आप बोल कह रहे हैं। और मुझे ऊपर से इस बात को लेकर के भी दुख है, त्रासदी का दौर और पीडब्ल्यू का एक्शन जो है 4 दिन पहले बदल दिया गया कुछ नेताओं के कहने पर, और बदलने के बाद वो स्विच ऑफ करके जेसीबी हमने वहां पर खड़ी की है। उन जेसीबी में तेल डालने के लिए इंडेंट रखना था, वो नहीं हो पा रहा है। कल मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, कोई सीनियर अधिकारी स्टेशन होना चाहिए था इस त्रासदी के दौरान पर मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन नहीं हुआ। और ये इस पीड़ा को मैं जाहिर नहीं कर सकता जितना हल्के में प्रदेश सरकार ने लिया। सब कुछ में बहुत पीड़ा का विषय है। संवेदना नाम की कोई चीज नहीं। मैं आपको बताऊं कि मनाली का हमारा कुल्लू से पंडुआ से मनाली का हमारा सड़क डैमेज हो गई। हमने डिप्टी कमिश्नर को 2 दिन तक वो गाड़ी में सोया, कटौरा से होकर के हमने उसको बाईपास जो ट्रैफिक में जो रास्ते में लोग गाड़ियों में फंसे थे, जो टूरिस्ट, जब तक थ्रू नहीं किया तब तक डिप्टी कमिश्नर जो है वही साइड पे रहा। इन सारी चीजों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। कौन सा अधिकारी था वहां सराज विधानसभा क्षेत्र में, पटवारी के हवाले छोड़ दिया। हम फील्ड में जब जा रहे थे, पैदल चल रहे थे, 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर का सफर रोज का करता था, पैदल पहाड़ चढ़ता था उतरता था, और उसके बावजूद भी हम पूछते थे कोई आया, कोई नहीं आया। इस पीड़ा का मैं आज जिक्र करूं तो बहुत सचमुच में वो बहुत सारी बातें निकलेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ रुपया पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को अब दे करके गए हैं। नुकसान 500 करोड़। आप कितना हल्के में ले रहे हैं सारी चीजों, आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे जेसीबी प्राइवेट हायर करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लोगों से अपील करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग यहां से इतनी जेसीबी लगा दी, इतनी वो जेसीबी गिन रहे हैं, डैमेज क्या हुआ है और उसको रिस्टोर करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं उस पर बोलना चाहिए। इतनी जेसीबी लगा दी, हम नहीं गिनते थे जेसीबी जब इस तरह की त्रासदी आती थी, कितनी सड़कें रिस्टोर हुई हम इसको गिनते थे, कितने लोगों को कितने गांव को मतलब कितनी सड़कों को हमने रिस्टोर कर दिया, कितनी वाटर सप्लाई स्कीम को हमने रिस्टोर कर दिया, इस पर हम बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ना बोले तो अच्छा है। सर आप दिल्ली जा रहे हैं तो क्या आप गृह मंत्री से बात करेंगे कि जो प्रभावित है उनको प्रीफ है वापसी? मैं सारी चीजों को लेकर के बात करूंगा। मैंने आर्किटेक्ट एसोसिएशन भी आई थी हमारे पास, जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई है स्टेट की, उनसे मैंने डिस्कस किया। मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट है, उसमें व्यवहारिक रूप से सरकार को इसमें सहयोग करने का मन है कि नहीं है, अभी तक तो लगा नहीं मुझे इस बात को लेकर के सचमुच बहुत दुख है। अब स्कूल चल पड़े हैं, स्कूल में जो शेल्टर होम वहां पर थे वो खाली कर दिए,
जब स्कूल फंक्शनल हो गया तो वहां पर तो उन लोगों को ठहरा नहीं सकते, अपने रिश्तेदारों के घर में गए और रिश्तेदारों के घर में कब तक वो जिंदगी गुजारेंगे। कुछ के पशुधन जो है अभी तक वहां पर है, उनको कई किलोमीटर तक जाकर के वहां पर उनको पशुओं को चारा, पशुओं को ये पानी देना होता है। बहुत बड़ा संकट। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि जो खासतौर से ऐसे गांव हैं जहां कम्युनिटी शेल्टर होम बनाए जा सकते हैं, आप लैंड ये करिए और उसके बाद वहां बनाना चाहिए। कोविड के दौर में हमने आइसोलेशन वार्ड बनाए और पर्टिकुलरली एक महीने के अंदर बना करके हमने वो तैयार किए। CSR के अंतर्गत IGMC में हमने कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में बनाया, हमने टांडा में बनाया, चंबा में बनाया, बहुत जगह बनाया। ये किया जा सकता है, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि अभी तक उस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं। और मुझे आप सबके साथ इस बात को लेकर के भी बहुत दुख हो रहा साझा करते हुए, कल मंत्री का फोन आया ग्रामीण विकास पंचायती राज, कि हम पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इस बात के लिए शिफ्ट करना, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थुनाद में है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, एक भी पत्र उसका नहीं दे रहे, लेकिन बहाना ढूंढ रहे हैं। हॉर्टिकल्चर कॉलेज जिसके लिए 206 बीघा जमीन हमने दी है, फॉरेस्ट की क्लियरेंस में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आए, 10 करोड़ की लागत से फाउंडेशन स्टोन किया, 3 साल होने जा रहे हैं, उसका काम रोक दिया गया, काम नहीं होने दिया। जहां उसके लिए जमीन दी वहां अगर बिल्डिंग बन जाती, वहां एक तिनका तक नहीं हिला है, सुरक्षित जमीन है, 7000 फीट की लगभग वो हाइट है, 6500 7000 फीट की हाइट पर बिल्कुल सुरक्षित लैंड है। टेंडर होने के बावजूद उस काम को रोका, 10 करोड़ रुपए दिया, 10 करोड़ रुपए वापिस नहीं। अगर वो कॉलेज वहां पर चलता, वहां पर बिल्डिंग बनती, तो बच्चों को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री जी गए, शिमला पहुंचे, पहला आदेश किया, हॉर्टिकल्चर कॉलेज के को शिफ्ट करके दूसरी जगह लेकर के। ये मुझे लगता है कि इस तरह के, अब ठीक है, आज तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला है कि भाई वहां पर त्रासदी आई। तो शिमला में भी तो बहुत बार ऐसे संकट आए, शिव बॉडी में कितने लोग जो है वो दफन हो गए। तो क्या शिमला की राजधानी बदल देंगे? शिमला में यहां पर नीचे पूरा कौन सा ये कृष्ण नगर में इतना बड़ा डैमेज हुआ, तो क्या शिमला को राजधानी, यहां की राजधानी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे? मेरे कहने का अभिप्राय है कि त्रासदी आई है, उस त्रासदी के दौरान और जख्म देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूं, मुख्यमंत्री से हमने बात की है कि इसको कैबिनेट में ले जाकर के इसको स्पेशल पैकेज के उस दायरे में लाया जाए जहां एक मकान के लिए आप बहुत लंबे भाषण देते हैं 7 लाख रुपए देने की बात, जबकि उसमें भी 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना का होता है, 1,30,000 रुपए जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मुआवजे के रूप में एक मकान फुली डैमेज होता है उसको दिया जाता है। आप उसमें सिर्फ कितना 4 लाख के लगभग जो पैसा अपनी ओर से देते हैं, 4 लाख 20,000 के लगभग इतना पैसा बनता है, तो वो तो आप अनाउंस करें, लेकिन 21 दिन बीतने के बावजूद अभी तक भी नहीं दिया गया है, वो नोटिफिकेशन नहीं हुई है। और नोटिफिकेशन ना होने के पीछे वजह कि वो सोच विचार में है कि करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये विपक्ष के नेता का है। मुझे लगता है कि फौरी राहत के तौर पर तुरंत उनको काम करना चाहिए। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी पार्टी की ओर से, सामाजिक संस्थाओं की ओर से, जितनी गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट हुई है, उससे 10 टाइम से भी ज्यादा सपोर्ट लोगों की हुई है। 10 गुना ज्यादा मदद अगर दी है की है, मेरी पार्टी ने खड़े होकर के की है। मेरी पार्टी के साथ साथ में मेरे सामाजिक संस्थाएं जो हमारे आग्रह पर हैं, भरोसा हम पर व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि हम मदद करने के लिए आए, हम इसके या उसके माध्यम से नहीं करें। आप बताओ, क्योंकि आप यहाँ की जमीन की हकीकत को जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप सही बात करेंगे। और उन्हें हमारे कहने पर उन लोगों को राहत दी है। और इसलिए आप सबके माध्यम से भी यही कहूंगा
कि मदद की आवश्यकता है, लेकिन मदद में पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सब लोग जिस तरह से मैंने बताया कि अगर चेक के माध्यम से पैसा दे करके अकाउंट में डाल करके मदद करने की कोशिश की जाए उन लोगों को, प्रभावित परिवारों को, तो वो अच्छा रहेगा। क्या फौरी राहत से आप संतुष्ट हैं? जो लोग फौरी राहत तो अभी मिली ही नहीं, बहुत कम लोगों को मिली, बहुत कम लोगों को। 2,500 रुपए दे रहे हैं फौरी राहत। सर, आज से लोकसभा सत्र भी शुरू हो रहा है, तो विशेष पैकेज की मांग लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस बार भी गए थे, तब भी मांग की है कि विशेष राहत पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए। नहीं, देखो, इस बात को लेकर के मांग करनी भी चाहिए उनको। नुकसान हुआ तो स्वाभाविक रूप से स्टेट गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है आज की तारीख में, उसमें उनको मदद मिलेगी अगर सेंटर से मदद मिलती। लेकिन मदद का स्वरूप क्या है, किस रूप में आप मदद मांगे? मैंने उनको कहा कि मेरे यहाँ इस इलाके में खासतौर से जो बाढ़ से प्रभावित, बारिश से प्रभावित इलाका है, इफेक्टेड एरिया जो है, वहां स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एड हमको मिलनी चाहिए। जैसे हमारा चाल चौक से जंजाली छतरी तक का रोड बिल्कुल बर्बाद हुआ है, जो बहुत शानदार रोड बना था। 150 टूरिस्ट हमारा जंजाली में था उस वक्त जब ये घटना घटी थी। उनको इवैक्यूएट किया हमने, कसो के रास्ते से किया। तो उसको ये करना है तो लगभग वो 200 करोड़ के लगभग वो बनता है। तो 200 करोड़ रुपए के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आप प्रोजेक्ट के तहत पैसा मांगेंगे, वो मिल सकता है पैसा। जैसे व्हाट्सएप स्कीम हमारी, मैंने एक ही स्कीम का कहा कि 150 करोड़ की एक ही स्कीम डैमेज हुई पड़ी है, बाकी और तो है ही है। तो उनको रिस्टोर करने के लिए, और उसके बाद आगे के लिए अगर थुनाग के उस बाजार को, वहां के लोगों को बचाना है, तो उस खड्ड को चैनलाइज करना पड़ेगा, और चैनलाइज करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। वो भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर डीपीआर बन के जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया जा सकता है। तो अगर ऐसी चीजों पर काम करें तो मुझे लगता है कि ठीक हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।